क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है एक ऐसा मेथड जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है एक लेंडर के द्वारा ताकि जो भी प्रपोजल्स हैं, जो भी वो लोन सैंक्शन करने वाले हैं, कस्टमर्स को इनको इवैल्यूएट करें, उनको अप्रूव करें, रेगुलेट करें और लिमिट जो दी जाती है क्रेडिट की उसके रिलेटेड होता है। एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग का मतलब होता है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू एन ऑनगोइंग प्रोसेस जिसके थ्रू हम जो बोरोर की परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं जब लोन ऑलरेडी हम दे चुके हैं कस्टमर्स को, ताकि हम अर्ली वार्निंग सिग्नल्स यानी कि ईडब्ल्यूएस को फाइंड आउट कर पाएं और करेक्टिव एक्शन ले पाएं। एंड क्रेडिट कंट्रोल एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग इकट्ठे रूप में इंश्योर करते हैं कि लोन पोर्टफोलियो बेहतर होगा, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो कम होंगे और क्रेडिट डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। सो क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग के कुछ एक ऑब्जेक्टिव हैं। पहली चीज है कि टाइमली रीपेमेंट हो, एंड दूसरी चीज है कि हमने क्रेडिट डिफॉल्ट को प्रिवेंट करना है, तीसरा है कि क्रेडिट डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, और साथ ही साथ जो रीपेमेंट कैपेसिटी है उसको असेस करने का काम, और क्या हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिल नॉर्म्स के साथ कंप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो सारा काम क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में होता है। सो आज के इस वीडियो में हम क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग जो कि मॉड्यूल सी का कंपोनेंट है फ्रॉम द एबीएम, उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें, एंड अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इट सेज अ बैंक्स credit monitoring team observes a borrower's account with a sanctioned working capital limit is showing consistently low turnover, तो turnover कम हो गया। Furthermore, the borrower has started delaying the submission of monthly stock statements, वो भी delay हो रहा है। According to the loan review mechanism, that is LRM, what would be the most logical and immediate sequence of actions for the bank to undertake? तो क्या क्या एक्शन ले सकता है लोन रिव्यू मैकेनिज्म के हिसाब से, वो हमने बताना है। Initiate a credit audit immediately and then scrutinize the books of account. Appoint a nominee of the board and then request more frequent stock inspections. Ensure sale proceeds are routed through the account. Conduct more frequent inspections and consider converting hypothecation to a pledge. And the fourth, rely on the market reports to assess the industry health and then initiate legal action for the recovery purpose. सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर हम ऑप्शन ए की तरफ देखें तो जो फुल क्रेडिट ऑडिट है एक ब्रॉडर एग्जामिनेशन होती है कंप्लायंस के साथ रिलेटेड, जबकि इट माइट बी नेसेसरी ऑन लेटर स्टेज। ठीक है, जो इमीडिएट ऑपरेशनल स्टेप रहेगा वो रहेगा कि हमने जो स्पेसिफिक रेड फ्लैग्स है फंड राउटिंग से रिलेटेड, स्टॉक वेरिफिकेशन से रिलेटेड, उनको हम देखें। राइट, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं है। इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी कि हम एक नॉमिनी को नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर दें, वो एक्सेप्शनल मेजर होगी, खास करके जहां पर एक्सपोजर काफी ज्यादा बड़ा है बैंक का और काफी स्वेयर इशू होंगे, वहां पर हम एक नॉमिनी डायरेक्टर बिठाएंगे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। राइट, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रिस्पॉन्स के तहत ये चीज नहीं करेंगे। पहली चीज जो करनी पड़ेगी, रेड फ्लैग को देखो एंड उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। इफ वी लुक एट द ऑप्शन सी विच इज बेसिकली द करेक्ट आंसर हियर, देखो हमने लो अकाउंट टर्नओवर का एंड जो डिले हो रहा है उसको रेड फ्लैग माना है एंड उन्हीं को हमने देखना है। तो बैंक का प्रिस्क्राइब्ड एक्शन उसी हिसाब से होना चाहिए जिसमें हम सेल इंश्योर करेंगे कि जो सेल प्रोसीड्स हैं वो अकाउंट के थ्रू ही राउट हो रही हैं, एंड उसके अलावा जो फ्रीक्वेंट स्टॉक इंस्पेक्शंस है हम वो कर सकते हैं, जो हाइपोथिकेशन है उसको प्लेज में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड, ताकि बेटर कंट्रोल रहे। क्योंकि अगर स्टॉक बैंक के कंट्रोल में रहेगा तो डेफिनेटली ज्यादा बेटर वे में बैंक जो है वो काम काज अपना कर सकता है, बट वो भी स्वेयर केस में करेंगे। राइट, लेकिन ऑप्शन सी जो है डेट विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये ऑप्शन जो है वो एक डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स बता रही है रिलेटेड टू द स्पेसिफिक वार्निंग सिग्नल्स जो ऑब्जर्व किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो रहेगा दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड इफ वी लुक एट द ऑप्शन डी कि मार्केट रोड्स के रिपोर्ट्स के ऊपर रिलाय कर लो, देखो वो मैक्रो लेवल टूल है। मैक्रो लेवल यानी कि पूरे के पूरे बैंक के पोर्टफोलियो के हिसाब से, माइक्रो लेवल टूल नहीं है। राइट, सो दैट इज नॉट टू बी डन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। As per the Reserve Bank of India guidelines, the Credit Audit Department is tasked with a comprehensive review of the bank's lending activities. Which of the following best describes the primary objective of the loan review process within the scope of the credit audit, especially concerning newly sanctioned loans? Right? देखो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से जो क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट होता है उसका मेन काम होता है कि क्रेडिट जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। बिकॉज जो बैंक की क्रेडिट पोर्टफोलियो की क्वालिटी है उसको इवेल्युएट करना, सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना एंड इंश्योर करना कि जो लेंडिंग है वो इंटरनल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और आरबीआई के नॉर्म्स के साथ कंप्लाई कर रहा है, ये मेजर काम कर होता है। राइट, सो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट के ऊपर, की कंप्लायंस को चेक करना है, अप्रेजल क्रेडिट अप्रेजल इवेल्यूशन करनी है, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट करनी होती है, यानी कि जो भी इनहेरेंट क्रेडिट रिस्क है उनको
आइडेंटिफाई करना, उनको इवेल्युएट करना एंड मिटिगेशन मेजर्स जो हैं वो लेना, वो सारा काम क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट का ही है। फर्दर डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू करना, इस चीज को वेरीफाई करना कि जो लोन डॉक्यूमेंट्स हैं, सिक्योरिटी क्रिएशन है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो प्रॉपर हैं, कंप्लीट हैं। फर्दर पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग करने का काम, अकाउंट क्लासिफिकेशन करना, लेट्स से एज पर द आईआरएसी नॉर्म्स, जो आपके इंटरनल आपके इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स होते हैं, रिलेटेड टू कि आपने मानना है कि लोन स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है या लॉस एसेट है। फर्दर रिपोर्ट करना, जो भी स्ट्रक्चर रिपोर्ट होगी फाइंडिंग की, रेड फ्लैग्स की, रिकमेंडेशंस की, वो सीनियर मैनेजमेंट को भेजनी है। एंड फर्दर पॉलिसी रिकमेंडेशंस लाइक क्रेडिट पॉलिसी रिलेटेड, रिस्क से रिलेटेड या रेटिंग मॉडल से रिलेटेड जो कोई भी रिकमेंडेशंस हैं वो आगे भेजने का काम, ये सारा का सारा काम जो रहता है डेट इज विद द क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट, राइट। ये सब चीजें होती हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। तो यही क्वेश्चन यहां पर पूछा गया कि क्या प्राइमरी बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोन रिव्यू प्रोसेस। तो लोन रिव्यू प्रोसेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमने बताना विद इन द स्कोप ऑफ द क्रेडिट ऑडिट, स्पेशली कंसर्निंग द न्यूली सैंक्शन लोन्स, राइट। To conduct on-site factory visit for all the fresh proposals to verify physical operations, to exclusively focus on large accounts, auditing them within 1 month of sanction to ensure rapid assessment, to review all fresh and renewed loan proposals within 3 to 6 months time frame from sanction, to audit the sanctioning process and the post-sanction compliance, to primarily focus on reducing the concentration risk by reallocating the sanction limits across the different sectors. So which one would be the correct answer for the question number 2? Kindly do answer at the earliest. Which one would be the correct answer? देखो, जो हमारे पास पर्टिकुलर चीज रहती है ना, दैट बेसिकली रिलेटेड की जो लोन रिव्यू प्रोसेस है, दैट एक्चुअली इन्वॉल्व्स ऑडिटिंग, कि हम ऑडिट करें जितने भी फ्रेश प्रपोजल्स हैं और जितने भी रिन्यूअल्स हुए हैं, ठीक है, उनका विद इन 3 to 6 months ऑफ द सैंक्शन। जब भी आपने सैंक्शन किया उसके बाद 3 से 6 महीने के बीच में, या रिन्यूअल जब भी किया उसके बाद 3 से 6 महीने के बीच में, उनका रिव्यू करें। पर्पस ये रहता है रिव्यू का कि जो लोन सैंक्शन प्रोसेस है एंड पोस्ट सैंक्शन कंप्लायंस है, क्या उसे फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अकॉर्डिंग इफ वी लुक एट, तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज a borrower has with a significant working capital limit submits a monthly stock and receivable statements that are used to calculate the drawing power. A credit monitor notices that the substantial portion of the receivables are consistently aged over 180 days. What is the most prudent action the bank should take in response to this specific finding? So we need to answer the question. So सबसे पहली चीज ये है कि रूल्स को तरफ चलते हैं, ठीक है। मेन चीज क्या है, तो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से एंड स्टैंडर्ड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के नॉर्म्स के हिसाब से, जो रिसीवेबल्स आपको मिलने वाले हैं विद इन अप टू ओनली रिसीवेबल्स अप टू 180 डेज, जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जो करंट हैं एंड कलेक्टेबल है विद इन 180 डेज, वो बेसिकली एलिजिबल होते हैं कि आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर का कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। ड्राइंग पावर इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू सैंक्शन लिमिट बट कैन नेवर बी मोर देन दैट। जो रिसीवेबल्स यानी कि जो पैसा आपको मिलना था एंड वो 180 दिन से ज्यादा हो गया है, राइट, उनको स्टेल या डाउटफुल माना जाता है, उनको करंट एसेट्स में एलिजिबल हम कंसीडर नहीं करते हैं। वी कैन नॉट मेक देम कंसिडरेबल कि आप उनको करंट एसेट्स में मानेंगे। यानी कि लेट्स से ए ने पैसे देने थे बी पर्सन को, अगर तो ये पैसे जो है 180 डेज के अंदर मिलने हैं, फिर तो उसको करंट एसेट का पार्ट मानेंगे, नहीं तो हम उसे करंट एसेट का पार्ट कंसीडर नहीं करते हैं। पहली चीज तो यही रहती है, सबसे पहली जो समझने वाली है, राइट। फर्दर रिकमेंडेड स्टेप्स क्या होने चाहिए बैंक के द्वारा। पहली चीज है कि 180 प्लस डेज के जो रिसीवेबल्स हैं उनको छोड़ दो। ड्राइंग पावर को इमीडिएटली दोबारा से रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। जो बोरोर के कैश फ्लोज हैं उनको ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। जो फ्लैग अकाउंट है उनको बेसिकली हम अर्ली वार्निंग सिग्नल के लिए फ्लैग करेंगे। परसिस्टेंट है जहां पर अकाउंट रिसीवेबल्स आपके 180 दिन से ज्यादा हैं, उनको हम फ्लैग करेंगे। एंड जो भी कंसर्न है वो कम्युनिकेट करेंगे बोरोर के साथ एंड क्वार्टरली या बाई वीकली बेसिस पर स्टॉक ऑडिट करनी पड़ेगी अगर रिक्वायर्ड होगा तो, राइट। और अगर यही ट्रेंड कंटिन्यूड रहता है तो स्टॉक या रिसीवेबल ऑडिट करनी पड़ेगी। सरप्राइज विजिट भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं एंड अकाउंट को वॉच लिस्ट में या फिर SMA 0 SMA 1 में भी ट्रांसफर किया जा सकता है रीपेमेंट के बिहेवियर के हिसाब से, राइट। ये सब चीजें होती हैं। ऑप्शंस को देखते हैं। अपॉइंट अ independent agency to conduct a stock and receivables audit immediately. Initiate discussions with the borrower's key debtors to understand the payment patterns. Increase the frequency of periodic site visits to verify the existence of charged assets. Exclude the receivables aged above 6 months from the drawing power calculation to prevent over financing. तो सबसे पहला जो स्टेप होगा
दैट इज लिटिटी की जो यहाँ पर आपके रिसीवर्स 6 महीने से ज्यादा है, उनको बाहर निकाल दो ताकि ओवर फाइनेंसिंग ना हो जाए। ठीक है, ड्राइंग पावर को कैलकुलेट कर लो उस हिसाब से। तो मैंने आपको सीरीज ऑफ इवेंट बताया कि जिस जिस हिसाब से चलना है। सबसे पहले क्या किया हमने, एक्सक्लूड किया किनको, वो सभी जहां पर 180 प्लस डेज से ज्यादा का कामकाज हो गया है, रिफेजेबल्स उसके ज्यादा है, तो उनको छोड़ दो। एंड फिर उसके बाद डीपी की कैलकुलेशन करो दोबारा से ज्यादा बेटर वे से, एंड ट्रैक बोरोज कैश फ्लो। जो कैश फ्लोज हैं बोरोर के, उनको बेसिकली रिकॉर्ड करो, ट्रैक करो, एंड फ्लैग कर सकते हैं अकाउंट को, लाइक वी कैन बी एडिंग द अकाउंट टू द वॉच लिस्ट, या SMA 0 SMA 1 में डाल सकते हैं। एंड कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोरोर के साथ, रिलेटेड टू जो भी कंसर्न आ रहा है, उनके वेंडर्स के साथ टॉक कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज टू बी डन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, एंड इट सेज ड्यूरिंग अ क्रेडिट ऑडिट फॉर अ लार्ज कॉर्पोरेट लोन, द ऑडिट टीम इज tasked with the verification of compliance and assessing the risk, and which of the following activities fall squarely within the key review action points of the credit audit as distinct from the general audit monitoring, right। तो कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो स्क्वेयरली आ रही हैं आपकी की रिव्यू एक्शंस पॉइंट्स के अंदर ऑफ अ क्रेडिट ऑडिट as a distinct from the general credit monitoring, right? So option A, it says conducting a surprise physical inspection of the borrower's factory's premises to check inventory levels, verifying that the loan sanctioning process adhered to the bank's internal policies and that are all unnecessarily legal documents are correctly in place. Option C says interacting with the borrower's key suppliers and customers to gather market intelligence on the company's reputation, and comparing the borrower's quarterly performance against the industry benchmarks published by credit rating agencies. देखो, if we talk about the पॉलिसी एंड कंप्लायंस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन चेक के बारे में बात करते हैं, जो कि एक की रिव्यू एक्शन प्रोसेस है क्रेडिट ऑडिट का। क्रेडिट ऑडिट का पर्पस होता है कि कंप्लायंस को एग्जामिन करना है कि वो बैंक की पॉलिसीज के साथ, सैंक्शन कंडीशंस के साथ हम कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। इफ वी लुक एट द ऑप्शन ए, अगर हम ऑप्शन ए की तरफ देखें, फिजिकल इंस्पेक्शन जो है वो टूल है एक क्रेडिट मॉनिटरिंग का। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द फिजिकल इंस्पेक्शन, इट्स अ टूल फॉर क्रेडिट मॉनिटरिंग। ये क्रेडिट मॉनिटरिंग का एक टूल है, जबकि क्रेडिट ऑडिट जो है वो पोस्ट फैक्टो रिव्यू है कि कंप्लायंस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा प्रोसेस के साथ, उससे साथ रिलेटेड है। उसमें फैक्ट्री विजिट शामिल नहीं होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट ऑडिट, राइट। ऑप्शन बी जो है दैट सेज verifying the loan sanctioning process adhere to the bank policies, this definitely it's related to the credit audit process। यही तो क्रेडिट ऑडिट है, यही तो क्रेडिट ऑडिट होता है कि आप पर्पस ये है कि आप कंप्लायंस को एग्जामिन करते हो बैंक की पॉलिसीज के साथ, इंटरनल पॉलिसीज के साथ, सैंक्शन कंडीशंस के साथ मैच करेंगे नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सी इट सेज इंटरेक्शन विद स्टेक होल्डर्स इज अ टूल। जो इंटरेक्शन करते हो स्टेक होल्डर के साथ वो भी क्या है, एक टूल है। ठीक है, कि आप ऑनगोइंग क्रेडिट मॉनिटरिंग करना चाह रहे हो, बिजनेस की रेपुटेशन को समझना चाह रहे हो, वो एक प्राइमरी फंक्शन नहीं है क्रेडिट प्रोसेस का, क्रेडिट ऑडिट प्रोसेस का। इफ वी लुक एट द ऑप्शन डी, कि आप कंपेयर कर रहे हो बोरोर की क्वार्टरली परफॉर्मेंस को अगेंस्ट द इंडस्ट्री बेंचमार्क्स, राइट। तो अगर आप मार्केट रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हो इंडस्ट्री कंपैरिजन के लिए, वो भी एक टूल है ऑनगोइंग क्रेडिट मॉनिटरिंग का, जो कि इंटरनल कंप्लायंस एंड प्रोसेस वेरिफिकेशन से अलग होता है, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, it says a bank has sanctioned a loan of rupees 7 crore to a company for acquiring a commercial property, right? As per Reserve Bank of India guidelines, what specific mandatory audit must the bank conduct periodically to ensure its interest in the charged asset? And what is a key reporting requirement associated with it? ठीक है, तो बैंक ने सैंक्शन किया है एक लोन 7 करोड़ रुपए का कंपनी को, जो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से स्पेसिफिक और मैंडेटरी ऑडिट करनी पड़ेगी, राइट। बट स्पेसिफिक एंड मैंडेटरी ऑडिट मस्ट बी डन, द बैंक मस्ट कंडक्ट पीरियडिकली, ताकि जो इंटरेस्ट है उसे सिक्योर किया जा सके इन द चार्ज एसेट। एंड व्हाट इज अ की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, क्या की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रहेगी उसके बारे में भी वी नीड टू टेल, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल चीजों को समझते हैं। सो एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, अगर कोई बैंक सैंक्शन करता है किसी लोन को जिसका अमाउंट 5 करोड़ या उससे ज्यादा रहता है अगेंस्ट द कमर्शियल रियल एस्टेट, ठीक है, अगेंस्ट द कमर्शियल रियल एस्टेट, तो मैंडेटरी रहेगा कि बैंक को स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट करनी पड़ेगी जहां कहीं भी एप्लीकेबिलिटी बनती है।
और साथ के साथ रेगुलर वैल्यूएशन एंड लीगल ऑडिट भी करना पड़ेगा एंड वेरिफिकेशन भी करनी पड़ेगी चार्ज एसेट से रिलेटेड। तो ये दो चीजें तो रिक्वायर्ड है कि स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट एंड रेगुलर वैल्यूएशन एंड लीगल ऑडिट, राइट, ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। स्पेसिफिक मैंडेटरी ऑडिट कौन सी है? लीगल ऑडिट मैंडेटरी है कि आपको टाइटल डीड्स की वेरिफिकेशन करनी है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी है, दैट्स बेसिकली रिक्वायर्ड। मेन पर्पस क्या है कि आप ऑथेंटिसिटी देखना चाहते हो, लीगैलिटी देखना चाहते हो डॉक्यूमेंट्स की, वो सही है कि नहीं है, और मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो की है वो इंश्योर करना चाहते हो कि उसके ऊपर पहले कोई इनकम्बरेंस नहीं थी, कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ था, और साथ के साथ बैंक का जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है क्या वो प्रोटेक्ट है कि नहीं है, क्या इन्फोर्सिबिलिटी बनती है सरफेसी के अंदर, नहीं बनती है, उन सभी चीजों को चेक करना चाहते हैं वाई द केस ऑफ द लीगल ऑडिट। आरबीआई मैंडेट करता है कि पीरियोडिक लीगल ऑडिट होगी कम से कम 3 साल में एक बार, एंड जहां कहीं भी अगर इंटरनल पॉलिसी में कहा है कि 1 साल में करनी तो 1 साल में करोगे, नहीं तो कम से कम 3 साल में एक बार तो करनी पड़ेगी, ऑफ ऑल द टाइटल डीड्स जहां पर एडवांसेस जो है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा दिए गए हैं, दैट्स बेसिकली रिक्वायर्ड, ठीक है, वो रिक्वायर्ड है। अभी ऑप्शंस पर आते हैं। इट सेज अ क्रेडिट ऑडिट मस्ट बी कंडक्टेड क्वार्टरली विद रिपोर्ट्स submitted to the head of the credit department. A legal audit must be conducted to verify the title deeds with quarterly reports on its status presented to the company's board of directors. A stock and receivable audit must be conducted annually within the findings reported with findings are reported to the branch manager. A legal audit must be conducted for the title deed verification with quarterly reports on its status presented to the board's director. So what would be the correct answer for this? जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के साथ रिलेटेड, 5th के साथ रिलेटेड, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो इट इज अ ऑप्शन डी, इट इज अ ऑप्शन डी, राइट। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि लीगल ऑडिट मस्ट बी कंडक्टेड, लीगल ऑडिट कंडक्ट करनी पड़ेगी एंड उसके स्टेटस रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो भेजनी पड़ेगी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, दैट मस्ट बी डन। मैंने आपको स्टेटस एंड सिनेरियो ऑलरेडी बता दिया है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो प्राइमरली तो यही चीज है, जो चीज करनी पड़ेगी, इन्फोर्सिबिलिटी है कि नहीं, एंड लीगल ऑडिट का मेन पर्पस क्या है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 3 मेजर पर्पस है। आप ऑथेंटिसिटी एंड लीगैलिटी देखना चाहते हो कि टाइटल डीड, सेल डीड, लीज एग्रीमेंट, इनकी वेरी ऑथेंटिसिटी एंड लीगैलिटी देखना चाहते हो। दूसरा है टू इंश्योर मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है दैट्स बेसिकली फ्री फ्रॉम द इनकम्बरेंसेस, कि उसके ऊपर कोई इनकम्बरेंस नहीं है, उस चीज को इंश्योर करना चाहते हो। एंड सो एज टू सेफगार्ड द बैंक्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड वैलिड इन्फोर्सिबिलिटी, उसके लिए भी आप बेसिकली लीगल ऑडिट करते हो, ठीक है जी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इट सेज अ बैंक इज फाइनेंसिंग अ लार्ज टेक्सटाइल फर्म, बैंक ने फाइनेंस दिया एक बड़ी टेक्सटाइल फर्म को। अ रिव्यू ऑफ द बोरोर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्स सेवरल लार्ज हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस टू एंटिटीज दैट अपीयर unrelated to the textile business. This finding, combined with the recent invocation of a bank guarantee, strongly suggests a specific type of risk. What is the most likely issue the bank needs to investigate further? अब देखो यहां पर सेकेंड लाइन को अच्छे से गो थ्रू करो। ये कह रहा है कि रिव्यू ऑफ द बोरोअर्स बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील की सेवरल लार्ज हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस टू एंटिटीज डेटाबेस अनरिलेटेड टू द टेक्सटाइल बिजनेस, जो कि टेक्सटाइल बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स हुआ है। डाइवर्जन ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है कि जो बोरोड फंड्स हैं, जिस पर्पस के लिए आपको पैसा दिया गया था, आप उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी और पर्पस के लिए कर रहे हो विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लेंडर, लेंडर का अप्रूवल नहीं है, राइट। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ डाइवर्जन ऑफ फंड्स। इंडिकेटर क्या हो सकते हैं कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस हैं, जैसे इस केस में कहा गया है अनरिलेटेड एंटिटीज को ट्रांजेक्शंस की जा रही है, एंड फॉर द इन्वोकेशन ऑफ द बैंक गारंटी, पॉसिबल डिफॉल्ट हो सकता है या फिर नॉन परफॉर्मिंग हिंटिंग है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस तो है कंपनी में, एंड डिस्क्रिपेंसी है, इश्यूज हैं, लाइक ट्रांसपेरेंसी नहीं है बुक्स में, जिसके कारण से बेसिकली विंडो ड्रेसिंग हो सकती है की गई हो, या कंसीलमेंट हो सकती है कि चीजों को छुपाया गया हो, राइट। दीज थिंग्स आर पॉसिबल ओवर देयर ना, ये चीजें हैं। अब this finding combined with the recent invocation of a bank guarantee strongly suggests a specific type of risk. What is the most likely issue the bank needs to investigate further? Options कह रहा है accumulation of old non-moving stock affecting the drawing power, diversion of funds for the purpose other than the intended business use, a general decline in demand within the textile industry affecting the profitability, inaccurate reporting of receivables leading to inflated financial statements. ऑप्शन बी जो रहेगा दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि यही कारण है कि अनरिलेटेड एंटिटीज जो एंट्रीज है वो की जा रही हैं। सो प्राइमरी गोल जो रहता है मॉनिटरिंग का, क्रेडिट मॉनिटरिंग का, वो ये इंश्योर होता है कि फंड्स का इस्तेमाल उसी पर्पस के लिए किया जाए जिस पर्पस के लिए फंड्स को दिया गया है,
और कोई अनऑथराइज्ड यूज अगर है तो उसे हमें पता लगाना होता है। अब बुक्स को स्क्रूटनाइज करके हम ये पता कर सकते हैं कि फंड्स डाइवर्ट तो नहीं हुए। अब लार्ज ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं टू द अकाउंट्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू दिस, तो ये क्लासिक इंडिकेटर है कि फंड्स डाइवर्ट हुए हैं। और जो इन्वोकेशन हुई है बैंक गारंटी की, वो एक रेड फ्लैग है जो एम्पलीफाई करता है कि ये कंसर्न जो है कोर बिजनेस ऑपरेशन का प्रॉपर्ली नहीं चलाया जा रहा। ठीक है, सो दैट इज द मेन केस रिलेटेड। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इट सेज द आरबीआई मैंडेट्स अ रिस्क बेस्ड फ्रीक्वेंसी फॉर कंडक्टिंग क्रेडिट ऑडिट्स टू ऑप्टिमाइज मॉनिटरिंग एफर्ट्स। A bank has categorized its loan accounts into high, medium, and low risk. What is the correct audit frequency for a medium risk account as per these guidelines? Right? So जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा। Option 8 says a credit audit must be performed every 3 months, must be performed every 6 months, must be performed every year. Credit audit must be performed within 3 to 6 months of the last renewal. So RBI की जो latest guidelines है ना related to the let's say अबाउट द इंटरनल ऑडिट, ठीक है, इंटरनल ऑडिट की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है दैट्स बीन अपडेटेड लाइक फॉर हाई रिस्क जो फ्रीक्वेंसी है दैट्स 9 to 12 मंथ्स ऑडिट की फ्रीक्वेंसी, मीडियम रिस्क के लिए 12 से 15 महीने की, और लो रिस्क के लिए है 18 से 36 महीने की। मैक्सिमम वैसे 24 महीने होती है, ठीक है, ज़्यादातर, बट इट कैन बी अप टू 36 मंथ्स, ठीक है, फ्रॉम 18 to 36 मंथ्स। तो मीडियम रिस्क जो लोन अकाउंट है, तो आरबीआई अलाइन जो क्रेडिट ऑडिट फ्रीक्वेंसी है दैट एटलीस्ट लेट्स से वंस इन एवरी 12 to 15 मंथ्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक नई ऑप्शन, लेट्स नेम इट ऑप्शन ई, दैट इज फ्रॉम 12 to 15 मंथ्स फॉर मीडियम रिस्क, क्योंकि यहाँ पर मीडियम रिस्क से साथ रिलेटेड बोला है कि मीडियम रिस्क जो अकाउंट है उसके साथ रिलेटेड बताना है कि क्या गाइडलाइंस है, करेक्ट ऑडिट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, दैट्स बेसिकली 12 to 15 मंथ्स, ठीक है। और इफ वी टॉक अबाउट द हाई रिस्क, हाई रिस्क के लिए क्या रहेगी, मैंने अभी आपको बताया, इट इज 9 to 12 मंथ्स, 9 to 12 मंथ्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लो रिस्क, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी रहेगी 18 से 36 महीने, बट ज्यादातर ये 2 साल तक की होती है, एंड इंटरनल गाइडलाइंस के हिसाब से इट कुड वेरी। तो ये मैटर क्यों करती है? अब रिस्क बेस्ड जो स्केड्यूलिंग है वो इंश्योर करती है कि फोकस्ड ऑडिट अटेंशन रहेगी जहां कहीं भी रिक्वायर्ड है, यानी कि आप प्रायोरिटी के हिसाब से ऑडिट कर पाओगे। एंड बैंक की जो इंटरनल ऑडिट पॉलिसी है विच इज बीइंग अप्रूव्ड बाय द बोर्ड और द ऑडिट कमेटी, वो एक्सप्लिसिटली इस फ्रिक्वेंसी को डिफाइन करेंगे, एंड अगर कोई डेविएशन है तो उसको जस्टिफाई भी करेंगे। इवन मीडियम रिस्क अकाउंट्स जो हैं उनको ज्यादा फ्रिक्वेंटली ऑडिट किया जाता है देन द लो रिस्क वंस to detect early warning signal deteriorations, right? Now let's move to the question number 8. It says a bank decides to appoint a nominee director to the board of the borrowing company. This is significant credit monitoring action. In which of the following scenarios would this step be most justified and appropriate as per the principles outlined in the document, right? देखो, अगर हम क्रेडिट मॉनिटरिंग के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, सबसे पहला है दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है, यानी कि जो भी साइंस हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस के, इरेगुलरिटीज को, उनको जितना जल्दी हो सके वो हमने पता करने हैं ताकि टाइमली करेक्टिव एक्शन ले सके। फर्दर जो सेकंड प्रिंसिपल है कि डेट बेसिकली कि मॉनिटरिंग जो चाहिए वो रिस्क लेवल के बिहाफ पर होनी चाहिए, जितना ज्यादा रिस्क लेवल होगा उतनी ज्यादा बेटर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लाइक अगर हाई रिस्क अकाउंट है, लो रिस्क अकाउंट है, मीडियम रिस्क अकाउंट है, राइट, उसके हिसाब से। एंड इससे ज्यादा बेटर रिसोर्स एलोकेशन होगी, इसलिए चीज करनी जरूरी है। फर्दर रेगुलर एंड पीरियोडिक रिव्यू मस्ट बी देयर, यानी कि कंसिस्टेंट आपको स्केड्यूल बनाना पड़ेगा रिव्यूइंग का, रिव्यू करने के लिए कि परफॉर्मेंस को आपने रिव्यू करना है मंथली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर, एंड ये ऑनगोइंग असेसमेंट होनी चाहिए। देन फर्दर एंड यूज वेरिफिकेशन ऑफ फंड्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी डाइवर्जन ऑफ फंड्स या सेफनिंग ऑफ फंड्स नहीं है। एंड फर्दर फिफ्थ प्रिंसिपल जो है इट्स रिलेटेड टू मॉनिटरिंग द कोवेनेंट्स एंड कंडीशंस, यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई थी, लेट्स से रिलेटेड टू द फाइनेंशियल रेशियोज, इंश्योरेंस के साथ रिलेटेड, फाइलिंग के साथ रिलेटेड, क्या उनको कंप्लाई किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, उसके बारे में। फर्दर एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल एंड द ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस, अब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, टर्नओवर हो गया, प्रॉफिट हो गया, उसको प्रोजेक्शन के साथ, पास्ट ट्रेंड के साथ मैच करो। अगर कोई डेविएशन है तो डेफिनेटली दैट मस्ट बी लुक्ड इनटू। फर्दर डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करना कि जो भी चार्ज क्रिएट किया है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, इंश्योरेंस के रिलेटेड, रिन्यूअल्स रिलेटेड, क्या वो इन ऑर्डर है, अपडेटेड है। एंड बोरोर एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, अगर कोई दिक्कत दिखाई देती है तो आपकी एक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए कस्टमर के साथ, बोरोर के साथ। एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ट्रैकिंग आज की डेट में करना बहुत जरूरी है। वी कैन बी यूजिंग द डिजिटल टूल्स, सीबीएस डाटा, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन बी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आल्सो
वी कैन बी हैविंग अ करेक्टिव एंड द प्रिवेंटिव एक्शन। लाइक करेक्टिव एक्शन टाइमली ले लो, रीस्केड्यूलिंग करनी है, रीफेजमेंट करना है, एसएमए क्लासिफिकेशन करनी है, जब भी आपको डिविजन्स मिलती हैं दैट कैन बी डन। तो ये आपके पास टोटल 10 प्रिंसिपल्स हैं मॉनिटरिंग के, मैं क्रेडिट मॉनिटरिंग के प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, राइट। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हैं। The borrower has delayed the submission of the stock statements for 2 consecutive months. The bank wants to gain better insight into the borrower's repayment patterns with the suppliers. The loan is exceptionally large, and the bank needs to have a direct oversight to prevent potential fund diversion and mismanagement. Option D, it says the bank's credit audit has revealed minor non-compliance with the post-sanction documentation requirements. So, which one would be the correct answer for this? तो जल्दी से जल्दी बताना है कि क्या आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड। नाउ इफ वी लुक एट द ऑप्शन ए कि डिलेड स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, देखो आपने एक नॉमिनी बिठा दिया, कहाँ बिठा दिया, नॉमिनी डायरेक्टर बिठा दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिलेटेड टू बोरिंग कंपनी में, ठीक है। अब क्रेडिट मॉनिटरिंग का टूल तो है, अब कौन से सिनेरियो में दिस वुड बी द मोस्ट जस्टिफाइड स्टेप, वो हमने बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बोरोर हैज डिलेड द सबमिशन ऑफ द स्टॉक स्टेटमेंट, ये होना कि स्टेटमेंट्स नहीं सबमिट की तो हम अपना बंदा वहां पे बिठा देंगे, ऐसा थोड़ा ना होएगा। डिलेड स्टॉक स्टेटमेंट एक रेड फ्लैग है, लेकिन इनिशियल रिस्पॉन्स जो होगा राइट रिलेटेड टू दिस, वो फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन होएगा, ठीक है, या फिर अकाउंट मॉनिटरिंग ज्यादा बेटर कर लोगे। ये थोड़ी ना कि हम एक्सट्रीम स्टेप ले लेंगे कि अपॉइंटमेंट ही कर देंगे किसी डायरेक्टर की, राइट, वो चीज तो नहीं होगा। ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी की बात करें, द बैंक वांट्स टू गेन बेटर इनसाइट इनटू बोरोज पेमेंट पैटर्न्स। अगर आप वो पेमेंट पैटर्न को देखना चाहते हो तो आप की स्टेक होल्डर के साथ मीट कर लो, अप्रोप्रिएट टूल वो है, ये तो ना कि वहां पे नॉमिनी बता देंगे, ये भी गलत हो गया। टू द लोन इज एक्सेप्शनली लार्ज, अगर लोन बहुत ज्यादा बड़ा है, बैंक नीड्स टू हैव अ डायरेक्ट ओवरसाइट ऑफ टू प्रिवेंट द पोटेंशियल फंड डाइवर्जन एंड मिसमैनेजमेंट, हाँ तो उस केस में बैंक अपना नॉमिनी डायरेक्टर वहां पर बिठा सकता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी सेज द बैंक्स क्रेडिट ऑडिट हैज रिवील्ड माइनर नॉन कंप्लायंस, माइनर नॉन कंप्लायंस के भी भाई बंदा वहां पर नहीं बिठाएंगे, दैट कैन नॉट बी डन, वो चीज नहीं कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। इट सेज a bank's analysis of a borrower's annual financial statements reveals a sudden and significant decline in revenue and the profitability, which is inconsistent with the company's projections. This is a critical early warning signal. What is the most direct and specified action the bank should take based on its financial statement analysis? तो बैंक कौन सा ऐसा स्टेप लेगा उसके बारे में हमें बताना है। तो बैंक का एक एनालिसिस है बोरोर की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड, वो रिवील करता है एक सडन एंड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि कंपनी ने जो प्रोजेक्शंस दी थी उसके साथ कंप्लाई नहीं करा, इनकंसिस्टेंट है। अब एक अर्ली वार्निंग सिग्नल तो ये डेफिनेटली है। तो सबसे ज्यादा डायरेक्ट एंड स्पेसिफाइड एक्शन जो बैंक लेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के हिसाब से, वो क्या लेगा उसके बारे में बताना है। इमीडिएट कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट, mandate a legal audit to re-verify the title deeds, investigate the reasons for sudden decline in revenue and profit as per the part of the financial analysis, and check market reports and all the things. So सबसे पहले पता ही लग रहा है कि आप फाइनेंशियल डाटा को चेक करोगे ना, तो इन्वेस्टिगेट उसी को करोगे, सो एज टू लुक इनटू इट कि क्या इश्यूज है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यू नीड टू डू द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट का आप एनालिसिस करोगे एक्सप्लिसिटली, जो भी बैंक का एक्शन है उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। अब अगर सडन डिक्लाइन हुआ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में तो आप यही चीज करोगे, एंड प्राइम दिस इज अ प्राइमरी एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक फाइंडिंग, ठीक है। आफ्टर दैट इट्स द क्वेश्चन नंबर 10, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लोन रिव्यू मैकेनिज्म। अगर मैं लोन रिव्यू मैकेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूँ, स्क्रूटिनाइजिंग अ बोरोअर्स बुक्स ऑफ अकाउंट इज अ पावरफुल टूल फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। Which of the following discoveries would be a direct outcome of this specific monitoring tool? तो क्या बेसिकली फॉलोइंग डिस्कवरीज होंगी इस आउटपुट टूल की, मॉनिटरिंग टूल की, उसके बारे में हमें बताना है, राइट। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द लोन रिव्यू मैकेनिज्म। तो लोन रिव्यू मैकेनिज्म एक इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रक्चर्ड पोस्ट सैंक्शन क्रेडिट इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, पोस्ट सैंक्शन क्रेडिट इवैल्यूएशन सिस्टम होता है जो बैंक्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो क्वालिटी है, हेल्थ है, परफॉर्मेंस है लोन पोर्टफोलियो की, उसको असेस कर सकें, खास करके लार्ज जो वैल्यू एक्सपोजर्स होते हैं उनके केस में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है एलआरएम का, कि हमने क्रेडिट डिसिप्लिन लेकर के आना है। अगर कोई स्ट्रेस है, कंडीशन है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, क्रेडिट क्वालिटी को इवेल्युएट करना है, करेक्टिव एक्शंस को रिकमेंड करना है, और क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा बेटर बनाना है।
अब आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है। पहली चीज़ है एलआरएम जो है वो मैंडेटरी है सभी बैंक्स के लिए, खास करके उन लार्ज एक्सपोज़र्स के लिए जहाँ पर टोटल एक्सपोज़र जो है वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है। एंड ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन होना चाहिए, यानी कि सैंक्शनिंग एंड डिसबर्समेंट यूनिट से सेपरेट होना चाहिए फंक्शन एलआरएम का। एंड जो फाइंडिंग्स होंगी वो सीनियर मैनेजमेंट को या फिर क्रेडिट रिस्क जो कमेटी है उनके पास भेजी जानी चाहिए। तो एलआरएम एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, क्योंकि हम इसमें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। राइट, जो भी पोटेंशियल फ्रॉड होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन होगी, उसका पता लग सकता है। अब इसमें एंड यूज वेरिफिकेशन भी की जाती है, लाइक जो फंड्स है क्या साइफरिंग ऑफ तो नहीं हो रहा या फिर डाइवर्जन ऑफ फंड्स तो नहीं हो रहा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को चेक किया जाता है, जो कोई भी ओवर स्टेटेड फाइनेंशियल्स है लाइक विंडो ड्रेसिंग की हुई है उसके बारे में पता लग जाता है। अगर कोई अनयूजुअल फंड फ्लो होता है, लाइक लेट्स से हाई वैल्यू ट्रांसफर हुई है टू द अनरिलेटेड पार्टीज, वो भी पता लग जाती है। अगर इरेगुलर जो डीपी सबमिशंस है, राइट, ड्राइंग पावर को फॉल्सिफाई करने के लिए अगर आपने स्टॉक स्टेटमेंट्स को ऑल्टर कर दिया, रिसीवेबल स्टेटमेंट्स को ऑल्टर कर दिया, उसके बारे में पता लग जाता है। अनडिस्क्लोज लायबिलिटीज के बारे में पता लग सकता है लोन रिव्यू मैकेनिज्म के थ्रू। एंड फॉर द फ्रीक्वेंट लिमिट एनहांसमेंट अगर की जा रही है, लाइक बोरो का जो डिस्प्रेशन है, ठीक है, रिलेटेड टू लिक्विडिटी क्राइसिस है, उसको मार्क करने के लिए हो सकता है कि वो ज्यादा एक्सपोजर ले ले, राइट। तो ये सब चीजें पता लग जाती हैं एलआरएम के थ्रू। सो हमने बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर डिस्कवरी जो है वुड बी डायरेक्ट आउटकम टू दिस स्पेसिफिक मॉनिटरिंग टूल। क्या आउटकम होएगी इस स्पेसिफिक मॉनिटरिंग टूल से लेके रिलेटेड, वो बतानी है। द डिस्कवरी डेट द बोरोर इज राउटिंग ऑल द सेल प्रोसीड्स थ्रू एन अकाउंट विद अनदर बैंक। द डिस्कवरी डेट द बोरोस रिकॉर्ड्स डू नॉट मैच द फिजिकल इन्वेंटरी ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। Discovery that the borrower is using a sister concern to create fake sales invoices to artificially inflate revenues. The discovery that property held as collateral has a forged title deed. Right? So, what will be the correct answer? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए को देखते हैं। अगर राउटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स की जा रही है अदर बैंक्स के थ्रू, वो डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है, बट उसे मॉनिटरिंग अकाउंट कंडक्ट के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। वो चीज मॉनिटरिंग ऑफ द अकाउंट के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो वो करेक्ट आंसर इस सिनेरियो में डेफिनेटली नहीं है, राइट। सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। इफ यू लुक एट द ऑप्शन बी कि डिस्क्रिपेंसीज हैं रिकॉर्ड के बीच में, फिजिकल स्टॉक के बीच में, वो पीरियोडिक विजिट एंड इंस्पेक्शन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। पीरियोडिक विजिट एंड इंस्पेक्शन के थ्रू चेक हो सकती है, एलआरएम की जरूरत नहीं है। थर्ड है डिस्कवरी डेट द बोरोर इज यूजिंग अ सिस्टर कंसर्न। अब डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या कहता है कि रेगुलर रिव्यू अगर आप करते हो कि बोरोर की बुक्स ऑफ अकाउंट का करते हो, तो आपको फेक ट्रांजेक्शन्स का पता लगेगा, आर्टिफिशियल इन्फ्लेटेड जो रेवेन्यूज है उनका पता लग जाएगा। अब अगर आप सिस्टर कंसर्न का इस्तेमाल कर रहे हो सो एज टू फेक द इनवॉइसेस, वो एक क्लासिकल एग्जांपल है इस मैनिपुलेशन की। एंड डेफिनेटली वो स्क्रूटिनाइज ऑफ बुक्स के थ्रू हो सकता है, यानी कि एलआरएम के थ्रू ही हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी कह रहा है कि फोर्स टाइटल डीड है, तो वो लीगल ऑडिट जब की जाएगी उस दौरान पता लग जाएगा। सो वी मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या डिफरेंट मॉनिटरिंग टूल्स हैं एंड कौन सा टूल कहाँ पर काम आता है। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। इफ यू वांट कि आपको ये इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ मिल जाए, तो आपको सिंपली लिखना है CAIIB PDF और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। Complete CIB early bird pack available. If you want to enroll into the same, you just need to WhatsApp writing CIB early bird and WhatsApp it to the same number. ठीक है, तो इसी के ऊपर अपने CIB early bird लिख करके WhatsApp कर देना है। एंड कंप्लीट जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है, फ्री PDFs एंड द मॉक टेस्ट आर अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट, दैट इज https://iib.info/app के ऊपर। जल्दी से जल्दी विजिट कीजिएगा, डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। So that will be all related to this video. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.